हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बैंकिंग हब पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आरबीआई असिस्टेंट 2022 रिक्वायरमेंट की। आपको पता होगा कि आरबीआई की जो असिस्टेंट पोस्ट है उसकी वैकेंसीज़ आने वाली है इसी मंथ में, फरवरी मंथ में आने वाली है। ऑलमोस्ट 15 फ़रवरी तक इसकी वैकेंसीज़ आ जाएंगी, इसके नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो जाएंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई असिस्टेंट के बारे में हर एक डिटेल दूंगा, एक एक डिटेल आपको अच्छे से बताऊंगा कि इसमें इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसकी सैलरी कितनी होती है, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, मतलब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे आप अगर पहली बार हो, नए हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप बस एक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाएं। हमें बस एक सब्सक्राइब चाहिए। अगर आप प्रत्येक लोग एक एक सब्सक्राइब भी करते हैं तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि इस तरह के वीडियोस को हम बना सकें। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आरबीआई असिस्टेंट के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कंडक्ट करता है। तो आपको पता ही है कि इसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है इस एग्ज़ाम को। पोस्ट जो होता है उसका नाम आरबीआई असिस्टेंट होता है और वैकेंसीज अभी रिलीज़ हुई नहीं है। और जो डेट है रजिस्ट्रेशन की वो आपको फरवरी में ही होने वाली है। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 15 फ़रवरी तक इसकी नोटिफिकेशन आ जाएंगी। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स वगैरह सब 15 फरवरी को ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। कैटेगरी की बात करें तो ये भी एक बैंक जॉब्स होता है, लेकिन एक बहुत ही हाईली प्रोफाइल बैंक जॉब होता है, इसको बोल सकते हैं। एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मैं आगे भी बताऊंगा, बट यहाँ पे बता देता हूँ। एक पहला प्रीलिम्स होता है, सेकंड मेंस, और जो लास्ट होता है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ऑफिशियल वेबसाइट आपका ये है, आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं जब ये रिलीज़ किया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट की एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, क्योंकि वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या एप्लीकेशन फ़ी रहता है। तो जितने भी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विस मैन होंगे उनके लिए ये चार्ज होगा 50। और ये जो है एनिमेशन इंशीमेशन चार्ज होता है, यानी कि ये जो है रिफ़ंड हो जाता है आपके अकाउंट में, ठीक है। और जितने भी ओबीसी, जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो चार्ज होगा वो 450 होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 50 रुपीज़, और जितने भी ओबीसी, जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो है 450 फॉर्म फीस, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा अगला है वो है आरबीआई असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसमें। सबसे पहला तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडियन नेशनलिटी का। ओके, अब बात करते हैं एज रेंज क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एज रेंज ऑफ 20 to 28 ईयर्स, यानी कि आपका एज जो है 20 से लेके 28 ईयर तक होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। उसके आगे आप नहीं भर सकते इस फॉर्म को। बात करें अगर एजुकेशन की, तो अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रेपुटेटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ एटलीस्ट 50%, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए इन ऑल सेमेस्टर्स। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो 50% मार्क्स है ओवरऑल देखा जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, आरबीआई की जो मार्क्स कैलकुलेशन होती है वो आपके ऑल सेमेस्टर्स को मिला के 50% होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास आपके ग्रेजुएशन में 50% आएंगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और अगला पार्ट जो है वो है गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जो भी पावर पॉइंट हो गया, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब अगर फिर से मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार और बता देता हूँ। द कैंडिडेट हु आर विलिंग टू अप्लाई फॉर आरबीआई असिस्टेंट 2022 मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री, यानी कि बैचलर डिग्री उनके पास होनी चाहिए, और एटलीस्ट कम से कम 50% मार्क्स इन दी एग्रीग्रेट फाइनल रिजल्ट। मैंने बताया आपको, एग्रीग्रेट फाइनल रिजल्ट का मतलब है कि आपके 50% इन ऑल सेमेस्टर्स, जितने भी सैम्स होंगे आपके उन सभी में मिला के आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ अ मस्ट, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज आपका होना बहुत ही ज़रूरी है, विथ प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज फॉर पर्टिकुलर स्टेट। जिस भी स्टेट से आप पढ़ते हैं उस स्टेट का आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए,
यानी कि वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका आरबीआई असिस्टेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। बस आपका एज 20 से 28 होना चाहिए, आपने ग्रेजुएट डिग्री किया हो, कम से कम 50% मार्क्स के साथ, आपको एक कंप्यूटर का गुड नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपको जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट की एग्ज़ाम पैटर्न की। तो सबसे पहला फेज़ जो हमारा होता है वो होता है प्रीलिम्स। ठीक है, तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें आपके 3 सेक्शंस होते हैं। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा रीजनिंग एबिलिटी। जिसके इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल क्वेश्चन 30 होते हैं और जिसकी मार्क्स होते हैं 30। बात करें अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जो कि क्वांट हमारा होता है, उसके टोटल क्वेश्चन होते हैं 35 और उसके मार्क्स होते हैं 35। रीजनिंग की बात करें तो इसके भी टोटल क्वेश्चन 35 और मार्क्स 35 होते हैं। यानी कि टोटल जो हमारा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 और टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स 100। टाइम जो दिया जाता है वो आपको टोटल ऑफ 1 आवर दिया जाता है। यानी कि इसमें कोई सेक्शनल नहीं होता है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है इसमें आपका। जैसे IPPS क्लर्क वगैरह एग्ज़ाम में आपकी सेक्शनल टाइमिंग होती है, बस इसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। तो इसमें आपको 1 घंटा पूरे सेशन को मिला के दिया जाएगा। आप चेंज कर सकते हैं किसी भी सेक्शन को किसी भी सेक्शन से चेंज कर सकते हैं। तो आपको प्रीलिम्स का पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब जो सेकेंड फेज़ होता है इसका वो है मेंस। तो मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो जो मेंस में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगा। ये 3 सब्जेक्ट तो सेम ही होंगे, 2 ऐड हो जाएंगे जिसमें आपका पहला एक कंप्यूटर नॉलेज और जो लास्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। सभी के क्वेश्चन कितने होंगे? 40 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स जो होंगे सभी के वो भी 40 होंगे। यानी कि टोटल 200 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 200। इसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग दिया जाएगा। मेंस के एग्ज़ाम में आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा जिसमें आपका ये 3 सब्जेक्ट जो है इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिया जाएगा। टोटल 30 मिनट्स आपको उसके लिए मिलेगा। जो कंप्यूटर नॉलेज है उसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेगा टोटल। और जो आपका जीके है यानी कि जनरल अवेयरनेस जीए, उसके लिए आपको 25 मिनट्स मिलेगा। यानी कि टोटल आपका 135 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा और टोटल मार्क्स जो है आपका 200 का होगा। ठीक है, इसमें आपका सेक्शनल टाइमिंग होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक आता है कि इसकी सिलेबस क्या क्या है। तो मेनली जो इसका सिलेबस है वो आपके बैंक एग्ज़ाम की तरह है। कोई इसका सिलेबस आरबीआई ने प्रोवाइड नहीं किया अपनी वेबसाइट पर, बट मेनली इसका बैंक एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन आता है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में जो आपका होता है वो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा, आरसी जो बोलते हैं, सेकंड सिनोनिम्स, थर्ड एंटोनिम्स, फोर्थ सेंटेंस करेक्शन, 5 वर्ड मीनिंग। अगर हम जीए की बात करें तो आपका करेंट वर्ल्ड न्यूज़, करेंट इंडिया न्यूज़, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री की भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके पास होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस। ये आपकी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के सिलेबस होते हैं। अगला अगर हम बात करें क्वांट की, तो क्वांट में आपका सेम सिलेबस एज़ कम्पेयर टू बैंक, सेम सिलेबस होता है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, LCM HCF, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन बोर्ड प्रॉब्लम्स, एवरेज, एलिगेशन कंपैरिजन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और जो हमारा पाइप्स एंड सिस्टम होता है। और इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन भी आता है। तो सेम टू बैंक के ही सिलेबस की तरह सेम होता है। रीजनिंग में भी वही बात करें तो नंबर सीरीज़, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, ऑड वन आउट, नंबर सीरीज़ 2 बार आ चुका है, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट, रो अरेंजमेंट, यानी कि ये तीनों आते हैं पजल्स में। ठीक है, तो सेम सिलेबस होता है, सेम एज बैंक। बैंक में जितने भी बैंक POs के सिलेबस होते हैं या फिर क्लर्क के सिलेबस होते हैं उनकी तरह यहाँ पे सिलेबस जो होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, अब जो हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, मैं सैलरी स्ट्रक्चर आपको पूरा बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर बेसिक पे की बात करें तो वो आपको मिलता है 14,650। ठीक है, एडिशनल इसमें ऐड होता है 265। ग्रेड अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 2200, ये आपका ग्रेड अलाउंसेस है।
डीए की बात करें यानी कि डियरनेस अलाउंसेस की, तो वो आपका होता है 12,587। ये मैं आपको एक्स सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। ये वेरी एक्स सिटीज़ में ही ज़्यादातर पोस्टिंग इसकी एक्स सिटीज़ में ही होती है, तो ये एक्स सिटीज़ की मैं बात करूँगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की बात करें तो ये आपका होता है 10,000। हाउस रेंट अलाउंसेस यानी कि HRA जो मिलता है वो आपको मिलता है 2038 यानी 2238। स्पेशल अलाउंसेस होता है वो आपको मिलता है 2040। लोकल कंपनसेंट्री अलाउंसेस होता है वो आपका होता है 1743। जो हमारा क्रॉस पे निकल के आता है वो आता है हमारा 36,723। और जो हमारा टोटल डिडक्शन होता है, जो वगैरह PF वगैरह मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या कटता है, वो होता है हमारा 3,575। जो हमारा नेट पे आता है वो आता है 33,148। तो ये हमारा फाइनल सैलरी नहीं है, ये फाइनल सैलरी नहीं है। अभी हमें पर्क्स वगैरह भी ऐड करने हैं इसमें, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि पर्क्स वगैरह ऐड करने के बाद नेट इन हैंड सैलरी कितनी बनती है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं डिडक्शन के ऊपर। तो डिडक्शन में क्या क्या कटता है, तो सबसे पहला जो कटता है वो EENPS कंट्रीब्यूशन अमाउंट, जो कि 2,970 कटता है। दूसरा जो है प्रोफेशनल टैक्स स्प्लिट पीरियड, इसका आपको 200 कटता है प्रोफेशनल टैक्स। मील कूपन डिडक्शन जो है, वहाँ पर आप मील कूपन मिलता है आपको, तो उसका डिडक्शन होता है 160। MAF करके एक होता है टर्म, जिसके लिए आपको 225 चार्ज देना पड़ता है। ऑल इंडिया RBI एम्प्लॉय, इसके लिए आपका 10 रुपये कटता है। और जो स्पोर्ट्स क्लब मेंबरशिप है उसके लिए आपका 10 कटता है। यानी कि टोटल डिडक्शन जो होता है वो 3,375 होता है, ठीक है। अब बात करें हम क्या क्या इसमें पर्क्स मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन इसमें जो पर्क्स मिलते हैं ना, वो आपको बैंक के किसी भी POs में नहीं मिलेंगे। बिकॉज RBI आपको पता है अपने आप में ही एक ऐसा बैंक है जिसके अंदर ही ये सारे बैंक आते हैं। जितने भी SBI हो गए या फिर IBPS के अंदर जितने भी बैंक आते हैं ना, वो सभी RBI के अंदर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि RBI कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके पर्क्स और ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके पर्क्स हैं। तो सबसे पहला आपको बैंक का जो अकोमोडेशन सब्जेक्ट मिलेगा आपको, वहाँ इसके बड़े अच्छे अच्छे क्वार्टर्स हैं मेन टाउन में, जैसे मुंबई में, तो आपको उसके क्वार्टर्स भी मिल सकते हैं। सेकेंड, रीइम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, अगर आपके पास गाड़ी वगैरह है तो उसका जो भी एक खर्च होगा उसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा। न्यूज़पेपर दिया अलाउंस मिलता है आपको, प्रीफेस अलाउंस मिलता है। बुक ग्रांट मिलता है आपको, बुक ग्रांट मतलब बुक लेने के लिए पैसे मिलते हैं। फर्नीचर वगैरह के लिए भी आपको पैसे मिलेंगे। फिर आप बात करते हैं डिस्पेंसरी फैसिलिटीज़, जैसे कि आपका जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होगा वो 100% आपका सिक्योर्ड रहेगा। आपके फैमिली, आपके जितने भी डिपेंडेंट होंगे उसके लिए 100% मेडिकल आपको मिलेगा। और सबसे अच्छा बात कि इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस मिलेगा। आप अपना फेस्टिवल एडवांस सैलरी पहले से ले सकते हैं और बिना इंटरेस्ट के। लीव फेयर कंसेशन भी मिलता है इसमें। लोन एंड एडवांस एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अगर आप हाउस लोन लेते हैं तो उस पर आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। कार लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। बाकी मतलब जितने भी लोन लेते हैं उस पर आपको कंसेशनल रेट मिलेगा, मतलब बहुत ही सस्ता रेट मिलता है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है इस RBI में, ठीक है। और जो रिक्रूट जितने भी होते हैं उन्हें कंट्रीब्यूशन जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत है उसमें ग्रेचुइटी पीरियड तक यानी कि मैच्योरिटी पीरियड तक RBI खुद भी उतना कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि अगर आप पेंशन वगैरह, पेंशन फंड जो आपका कटता है उसमें अगर आपका 2,000 कटता है तो RBI भी इसमें 2,000 प्लस करता है। तो ये सबसे बड़ी एक अच्छी बात है। मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका जो इन हैंड सैलरी है वो आपका टोटल कितना बनता है पर्क्स और जो डिडक्शन वर्क करके। तो जो इन हैंड सैलरी है, इन हैंड सैलरी ऑफ RBI असिस्टेंट विथ पर्क्स, वो आपको आराम से 45,000 से 46,000 तक इसका सैलरी आपको मिल जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि 45,000 से 46,000 आपको सैलरी मिलता है। साथ ही में इसका जो वर्कलोड होता है ना, आपको मैं जेन्युइन बताता हूँ, वर्कलोड जो होता है वो बैंक के मुकाबले बिल्कुल भी बहुत कम। जितना बैंक में वर्कलोड होता है ना आपका, वो एकदम कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें आपका कस्टमर डीलिंग नहीं होता है। आपको पता होगा कि RBI में कस्टमर डीलिंग नहीं होता है।
ये मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह देखते हैं, तो उसी में आपका काम है रहेगा, तो उसमें आपका कोई भी कस्टमर डीलिंग नहीं होता है, ठीक है।